बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से गैसेस। तो गैसेस के चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस स्टेट्स ऑफ मैटर को। देन हम डिस्कस करेंगे गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एंड देन हम जो है वो गैसियस लॉज को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर है। हर चीज़ मैटर क्यों है? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हवा को अगर हम देखें, एयर जो है, इसको हम नहीं कह सकते कि ये मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मास नहीं होता और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर उसी एयर को, उसी गैस को हम किसी कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मास भी होगा और वो कोई ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एयर या फिर जो गैसेस हैं वो हमारे पास क्या हैं? मैटर हैं। सो आगे बात करते हैं कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मैटर सामने आती है। सो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ होता है। अब वो जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान में टू टाइप्स की टेंडेंसीज होती हैं। नंबर 1 पे इनके अंदर होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन की टेंडेंसी। नंबर 2 पे इनके अंदर होती है एस्केपिंग टेंडेंसी। जो म्यूचुअल अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है वो जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसको हम बोल रहे होते हैं। और एस्केपिंग टेंडेंसी के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है? एस्केप करने की टेंडेंसी है। ओके, टू टाइप्स की टेंडेंसीज़ को हमने देख लिया। अब जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है ये कब सामने आती है? जब मैटर के जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी। कि अगर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज़्यादा है तो उस केस में जो हमारे पास मैटर होगा वो अपनी सॉलिड स्टेट में होगा। इसी तरह गैशियस स्टेट को देखें तो गैशियस स्टेट कब सामने आती है? कि जब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी उसकी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा होगी। फिर आ जाते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट कब सामने आती है? कि जब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वो इक्वल हो जाती है म्यूचुअल अट्रैक्शन के। यानी कि दोनों टेंडेंसीज एक दूसरे के जब इक्वल हो जाएंगी तो उस केस में मैटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो नेक्स्ट हम इनके दरमियान में डिफरेंस को देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट को अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिज्ड होती है और इसके अलावा उसका एक फ़िक्स शेप होता है, उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो आइस का एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, आइस के क्यूब की अगर हम देखें तो वो अपनी क्यूबिक फॉर्म में है। क्यूब क्या है? वो इसकी शेप है। अब क्यूब को अगर हम किसी जगह पे रखते हैं तो वो क्यूब जो है वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। सो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एक फ़िक्स शेप और एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स को देखें तो ये नॉन रिज्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और उनकी कोई फ़िक्स शेप नहीं होती और ना ही उनका उनका जो है वो एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। फ़िक्स शेप क्यों नहीं होती? फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो पानी है हमारे पास, उस पानी को अगर हम ले लेते हैं पतीले में तो पानी जो है वो पतीले की शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर उस पानी को हम ग्लास में लेते हैं तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो जो है वो कंटेनर की शेप जो है वही लिक्विड्स की शेप होती है। अब वॉल्यूम की बात करें तो इनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वो किस तरह के? अगर हम 6 लीटर वॉल्यूम ले रहे हैं तो 6 लीटर क्या है? वो उसका वॉल्यूम है। लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अब आ जाएं गैसेस पे। गैसेस नॉन रिज्ड होती हैं
उनकी कोई फ़िक्स शेप नहीं होती और ना ही उनका कोई फ़िक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये एक जो है वो ओपन स्टेज में हम इसकी जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है वो उसको किसी कंटेनर में बंद कर देते हैं तो उनकी एक जो है वो क्या आ जाता है, वो शेप ऑफ कंटेनर ले लेते हैं और उनका जितना वॉल्यूम होता है कंटेनर का वो उनका वॉल्यूम हो जाता है। तो इस तरह जो है वो इनकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि जिस शेप के कंटेनर में इनको डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल एटम और अ सिंगल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अगर हम पानी लेते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको अपने हम हाथ पे गिराते हैं, क्या वो हाथ को गीला कर देगा? नहीं, वो गीला नहीं करेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम पानी के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ढेर सारा पानी ले लेते हैं, उसको अपने हाथ पे गिराएंगे तो वो पानी जो है वो हमारे हाथ को क्या कर देगा? गीला कर देगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह बॉइलिंग को देख लेते हैं, तो बॉइलिंग में अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो बॉयल नहीं होगा। इसी तरह हम अगर हम कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसको बॉयल करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कलेक्शन ऑफ एटम्स या फिर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स से। यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। तो वो जो है हमारे पास टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। नंबर 1 पे जो फोर्स होती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 2 पे हम जो दूसरी टाइप की फोर्सेस को पढ़ेंगे वो होंगी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। Intermolecular forces, the forces between the molecules of a substance, are called as the intermolecule forces. अब जो molecules के दो molecules के दरमियान में जो forces होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? They are intermolecular forces, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दी गई है, उससे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, HCl है। H क्या है? एक एटम है। Cl क्या है? दूसरा एटम है। इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, H एंड Cl, यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में ये जो फोर्स होगी इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं? वीक होती हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजिकल फोर्सेस एंड दीज में बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ठीक है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो दो एटम्स के दरमियान में होती हैं। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंट्रा मीन्स बिटवीन द एटम्स, कि दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होगी वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो एटम्स के दरमियान में होती है। सो डेफिनेशन से अब हम इसको देख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन द टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। और ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इनको हम जो है वो केमिकल फोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इनके दरमियान में देख लेते हैं डिफरेंस को। थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस के अंदर दो मॉलिक्यूल्स को जो होल्ड करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मीन्स बिटवीन द टू एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स को होल्ड करने वाली जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिटरमिन द स्टेट ऑफ द मैटर, कि ये स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमिन कर रही होती हैं एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसीलिए तो इनको फिजिकल फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो केमिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस को बता रही होती हैं, यानी उसकी बॉन्ड को बता रही होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फोर्सेस बोलते हैं। ओके, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। 3 टाइप्स की हैं। इसी तरह अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स देखें तो इसमें आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, यानी कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं इनको क्या कहते हैं, ये क्या हैं, बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ओके, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, आयोनिक बॉन्ड आ जाता है एंड मेटेलिक बॉन्ड आ जाता है। इंशाल्लाह इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जी थर्मल एनर्जी की। अब आप ये सोच रहे होंगे अचानक से फोर्सेस के बाद मैं थर्मल एनर्जी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी किस तरह जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, यानी कि कन्वर्जन किस तरह से होती है एक स्टेट से लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड से गैसेस में, इसी तरह गैसेस से लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में किस तरह जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो चेंज होती हैं। तो ये दोनों चीज़ों से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी, थर्म मीन हीट, यानी कि हीट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। Thermal energy is the energy of a body arising from the motion of its atoms and molecules due to the rise in the temperature। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, ड्यू टू द मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। और वो मोशन किस वजह से हो रही होती है एटम्स की, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से, यानी कि हीट प्रोवाइड करने से एटम्स की मोशन होती है, मोशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट मीन्स कि वो जो एनर्जी होगी मोशन की वो क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है। देखिए जैसे जैसे हम एक सॉस पैन लिया हुआ है उसमें उन्होंने क्या किया है, वाटर लिया है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले अपनी रेस्ट की स्टेट में होते हैं, थोड़े थोड़े मूव कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उनको जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है उनकी मोशन इंक्रीज़ हो जाती है, मोशन इंक्रीज़ होती है तो उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और थर्मल एनर्जी को जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। थर्मल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, के एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू द मोशन, एटम्स की मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द पोजीशन की वजह से होती है। व्हेन एनी फॉर्म ऑफ द मैटर गेट्स वार्मर, के मैटर की जब कोई भी चीज़ उसको जो है वो गर्म होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स इंक्रीज, तो उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। द ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर सो इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीज। अब देखिए यहाँ से हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी में और थर्मल एनर्जी में। जैसे ही हम मैटर को हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एटम्स की वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूव करते हैं, और तेज़ी से मूव करते हैं तो ड्यू टू द मोशन जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है एटम्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अ चेंज इन द थर्मल एनर्जी कैन लीड टू द चेंज इन द फेज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो अब पता चला कि किस तरह से जो है वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी।
तो इट मीन्स कि थर्मल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और हीट। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा जो है वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज़ी से मूव करेंगे, और जितनी तेज़ी से वो मूव करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी थर्मल एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखिए कि किस तरह से ये दोनों जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी जो है वो किस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर रही होती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो एरो में शो किया हुआ है ऊपर, तो ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर जो है इट मीन्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो उसको शो करता है, और डिसऑर्डर है यानी कि उनकी अरेंजमेंट जो है वो रैंडम हो गई हुई है। सॉलिड्स में देखिए जो एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, ठीक है। लिक्विड की तरफ जाते जाएं तो वो जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहता। गैसेस में तो बिल्कुल भी उनका कोई ऑर्डर नहीं रहता अरेंजमेंट का। नेक्स्ट जो नीचे एरो है, रेड एरो में उन्होंने दिखाई हुई है काइनेटिक एनर्जी। अब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम जैसे मूव करते जाते हैं तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो थोड़ी सी मोशन शो कर रहे होते हैं, यानी अपनी एक ही पॉइंट पे वो वाइब्रेट करते हैं, और लिक्विड में वो उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। गैसेस में उनकी वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जो एटम्स होते हैं बिल्कुल आज़ादाना मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह मीन्स के जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी जो मोशन है, उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ होती जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी उनकी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है वो सॉलिड से गैसेस की तरफ जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर थर्मल एनर्जी जो है या काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की है वो कम हो जाए तो फिर हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर की जो चेंज आता है वो गैसेस से सॉलिड की तरफ आता है, ठीक है। गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ। इसी तरह अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखें एटम्स के दरमियान में, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड में उससे वीक होती हैं और गैसेस में बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक होती जाती हैं तो हमारे पास जो मैटर है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, अगर एटम्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं तो फिर हमारे पास जो मैटर है वो अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड में आता है, लिक्विड से फिर जो है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। सो ये मकसद था काइनेटिक एनर्जी को या फिर थर्मल एनर्जी को और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करने का कि किस तरह से हमारे पास जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज, उसमें चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये छोटी क्लासेस की जो डिफरेंस बताया गया है गैशियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स में 118 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स, सिर्फ 11 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके लॉज वगैरह और इनके जो टेम्परेचर स्केल्स हैं जिसमें उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका कोई ना कोई यूनिट होता है। सो ये हमारे पास जो है वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मास, नंबर 2 पे वॉल्यूम, नंबर 3 पे टेम्परेचर, 4 पे प्रेशर एंड 5 पे डेंसिटी। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। मास क्या है? मास इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन ए सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट, के किसी सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट होगी उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। मास के यूनिट्स को अगर हम देखें तो मास का जो SI यूनिट है वो है मास, वो है किलोग्राम। केजी इसका ऐसा यूनिट है, बट द स्मॉलर मैसेज में ऑल्सो भी मेजर्ड इन द ग्राम्स, ठीक है। किलोग्राम इसका जो है वो ऐसा यूनिट है, लेकिन स्मॉलर मैसेज को हम जो है वो ग्राम्स में भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्या गैसेस का मास होता है
जी बिल्कुल मैस होता है। अब हम एक एम्प्टी कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, तो उस कंटेनर के अंदर हम गैस फिल करते हैं, ठीक है। उस कंटेनर का कोई ना कोई तो वेट होगा ना। पहले जो एम्प्टी कंटेनर है उसका मैस था हमारे पास W1 g, ठीक है, W1 ग्राम था। और जब हम उसके अंदर गैस फिल कर देते हैं तो उसका मैस क्या हो जाता है, W2, ठीक है, W2 ग्राम हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनका कोई ना कोई मैस होता है। अब इस मैस को हम निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम जो है वो W1 यानी कि जो एम्प्टी कंटेनर का गैस था उसमें से माइनस कर देते हैं W2, जो हमारे पास जो है वो गैस फिल करने के बाद कंटेनर का मैस आया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हमारे पास जो है वो मैस आ जाएगा। Related to the mass there is another property of the gas that is number of moles। यानी कि अगर हमें जो है वो mass का पता होता है गैस का, तो हम जो है वो number of moles जो हैं वो आसानी से निकाल लेते हैं। अब number of moles को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है mass of the gas, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखाया गया है। यानी गिवन मैस ऑफ द गैस का एक गिवन मैस उन्होंने दिया होगा, ठीक है, इतने ग्राम जो है वो उसका मैस है, बटा डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो मोलर मैस आ जाता है गैस का। ये मोलर मैस जो है वो एटॉमिक मैसेस को जमा करने से, उनको जो है वो ऐड करने से हमारे पास जो है वो मोलर मैस आता है। मोलर मैस ऑफ द गैस इज डिटरमिन्ड बाय द जनरल गैस इक्वेशन। अब जो हमारे पास मैस ऑफ द गैस, एक तो हमारे पास गिवन मैस होता है और दूसरा हमारे पास मोलर मैस होता है। तो गैसेस का जो मोलर मैस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है हमारे पास PV = nRT, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट इज सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। वॉल्यूम क्या है, ये उस स्पेस की मेजरमेंट है जो कि हमारे पास एक सब्सटेंस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी वो क्या होगी, वो उसका वॉल्यूम होगा। अब हम वॉल्यूम के यूनिट्स को देखें तो हमारे पास जो SI यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। स्मॉलर यूनिट्स भी वॉल्यूम के यूज़ होते हैं जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाते हैं। एंड लिक्विड्स में भी मेजर्ड इन द लीटर और द मिलीलीटर, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो गैसेस के लिए और होते हैं और उसके लिए लिक्विड्स के लिए और होते हैं। इन द केस ऑफ द गैसेस द वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो गैसेस की केस में देखें तो हमारे पास गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर के अंदर हम गैस को डालते हैं जितना उसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारे पास उसी गैस का होता है, क्योंकि गैस जो होती है वो एक्सपैंड करती है। जितनी भी स्पेस उसको दी जाती है उसको फिल करने के लिए जो हमारे पास गैस होती है वो एक्सपेंड करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो इसके यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में उसकी जो है वो कन्वर्जन को देखते हैं। मोस्टली जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो है लीटर, डेसीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। अब देखें कि हमारे पास एक मीटर क्यूब जो होता है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के, और 1000 लीटर जो है वो 1000 DM क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं लीटर को, तो लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 DM क्यूब। यानी कि जो हमारे पास लीटर और DM क्यूब ये क्या है, इक्वल हैं। और जो 1 लीटर होता है उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1000 मिलीलीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्जन में देखें कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, वो इक्वल होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है। और 1 लीटर हमने ऊपर देखा था कि ये इक्वल होता है किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, विच इज़ इक्वल्स टू द 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। देखें ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमने करना है, 1 मीटर क्यूब को अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो देखें 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं और 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1000 और 1000 के अंदर कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं।
ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने मीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर्स के। ठीक है, 1000 लीटर जो होता है वो क्या होता है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ये देखिए 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के। और 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 1000 लीटर प्लस हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हम करते हैं 1000 मिलीलीटर के, तो हमारे पास 10⁻⁶ मिलीलीटर आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 मीटर क्यूब को जो होता है वो 10⁻⁶ मिलीलीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है या मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कूल है। ठीक है, इस चीज़ की जो क्वांटिटिव मेजरमेंट होती है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द मोशन और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। तो हमारे पास गैसेस का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, ये एटम्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी एटम्स की, उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। तो ये चीज़ हमने जो है वो पहले भी देखी थी कि किस तरह कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी और जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो हमें गैसेस के टेम्परेचर के बारे में बताएगी। आगे यूनिट्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, 3 स्केल्स हैं। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। जो केल्विन स्केल है, केल्विन यूनिट है, वो इसका टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या है, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ज़रा क्लोज करके मैं इस कंटेनर को दिखाती हूँ। इस कंटेनर के अंदर एक गैस फिल की गई है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं, और वो कोलाइड कर रहे होते हैं किसके साथ, टकरा रहे होते हैं जो कंटेनर का की वॉल्स होती हैं उनके साथ भी टकरा रहे होते हैं। जैसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर की वॉल पे जाके बजते हैं तो वो उस एरिया पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो वही जो फोर्स होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वही क्या होता है, वो उसका प्रेशर होता है। अब अगर हम इसके यूनिट्स को देखें तो इसके यूनिट्स ढेर सारे हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, और पैस्कल भी जो है वो हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। एटीएम यानी एटमॉस्फेयर जो है ये भी हमारे पास जो है वो प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट टॉर, फिर पीएसआई यानी पाउंड्स पर स्क्वायर, इसको पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इसको साई भी बोलते हैं। और मिली बार जो है ये भी हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है, जिसको मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है गैसेस की, मेजरेबल प्रॉपर्टी, वो है डेंसिटी। 2 टाइप्स की डेंसिटीज़ होती हैं हमारे पास गैसेस की। नंबर 1 पे वेपर डेंसिटी, नंबर 2 पे हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी आ जाती है। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी इज़ द डेंसिटी ऑफ द वेपर इन रिलेशन टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। यानी कि जो हमारे पास वेपर्स की जो डेंसिटी होती है उसको अगर हम रिलेट करें हाइड्रोजन के साथ, तो वो जो डेंसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स कि ये क्या है, वेपर डेंसिटी हमारे पास रेशो है मैसेस की, 2 मैसेस की रेशो है। एक तो मैस होगा जो गैस हमारे पास जिसका हमने डेंसिटी फाइंड करनी है वो, ठीक है, उसका मैस, उसके मॉलिक्यूल्स का मैस डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के उतने ही मॉलिक्यूल्स का जो मैस होगा उसकी रेशो किसी दूसरी गैस के मैस के साथ जो रेशो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेपर डेंसिटी। ओके, वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ ए गैस ओवर मोलर मास
ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास रेशो है। सो वेपर डेंसिटी का कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दो मैसेस के दरमियान में रेशो है। दो मैसेस किसके? दो डिफरेंट गैसेस के मैसेस के दरमियान में ये एक रेशो है, जिसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्सोल्यूट डेंसिटी की, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो वो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल्स टू NRT, जिसमें हम जो है वो इसको जो है वो मॉडिफाई करके, चेंज करके इसको जो है वो लाते हैं डेंसिटी D इक्वल्स टू PM/RT। ठीक है, ये मैं आपको जो है जब डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको हम ड्राइव करना सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो PV इक्वल्स टू NRT जो है वो चेंज हुई है डेंसिटी के फॉर्मूला में। D इक्वल्स टू PM/RT। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P जो है वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर में लिया गया है। ठीक है, M जो है स्मॉल m हमारे पास जो है वो मोलर मास है गैस का। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको केल्विन में लेते हैं, और R जो है वो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस लॉज को। इनका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, और गैस लॉज को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। गैस लॉज क्या है? गैस लॉज जो हैं ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान में ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। यहाँ पे आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि गैशियस लॉज में हमारे पास हमेशा गिवन मैस ऑफ गैस की बात होगी, यानी कि हमारे पास जो मैस ऑफ गैस जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हम रिलेशनशिप देखेंगे वो होगा तीन चीज़ों के दरमियान में, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में। ओके, देयर आर 3 गैस लॉज। ठीक हो गया। इन ऑल ऑफ दीज गैस लॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हैं PVT यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इन ऑल दीज गैस लॉज द अमाउंट ऑफ द गैस विल बी फिक्स्ड। इट मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ओके, आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।